जय हिंद दोस्तों, समथिंग न्यू टू लर्न में आपका स्वागत है। कौन थे शहीद आजम भगत सिंह? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को प्रचलित है, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह एक किसान परिवार से थे। भगत सिंह ने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल, जिसे कि आज हम लोग डीएवी के नाम से जानते हैं, उसी स्कूल में लाहौर में उनका दाखिला करवाया। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए और वहां खून से रंगे मिट्टी को अपने हाथों में लिया और कसम खाया कि अंग्रेजों को भी खून की होली खेलनी पड़ेगी। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। क्या था चौरी चौरा हत्याकांड? भारत के इतिहास में अमर चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे उनके सभी कर्मचारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी, जो हिंसा के विरोधी थे, उसने इस घटना के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण भगत सिंह नाराज हो गए, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 13 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवकों को तैयार करना था। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुई। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इन सब घटना को देखकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनकी साथियों को रहा ना गया। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई। इसके अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद पास के डीएवी स्कूल के 4 दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उसके सर में मारी, जिससे वह पहले ही मर जाता। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3-4 गोलियां दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उसे गोली मार दी और वो वहीं पे मर गया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। भगत सिंह वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उन्हीं विचारधारा को वे आगे बढ़ा रहे थे और वे समाजवाद के पक्के पोशाक भी थे। कालांतर में उनके विरोधी द्वारा उनको अपने विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने की आरोप लगते रहे।
कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद भगत सिंह को कांग्रेस शहीद का दर्जा नहीं दिलवा पाए, क्योंकि वे केवल भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए करते थे। उन्हें पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज ही सर्वसत्ता थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाते थे। अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जा चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियां के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज़ भी पहुंचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद ना था और किसी को चोट ना लग सके। पूरा हॉल धुएं से भर गया और वो लोग पर्चे उड़ाने लगे। पर्चे में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत पड़ती है। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय उन दोनों ने खाकी कमीज तथा निकर पहने हुए थे। बम फेंकने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त कर रहे थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण है। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह के पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा था जिसका शीर्षक है, मैं नास्तिक हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिन तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्र दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण भी त्याग दिए। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPS की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायस राय के सामने सजा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के धारा पर फांसी की सजा माफ़ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ़ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायस राय से बात की कि फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायस राय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफ़ी के लिए अपील दायर की। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ़ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने की समय दी जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उनका कहना था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछालकर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते वक्त वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
फांसी के बाद कोई आंदोलन ना भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृतक शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर ले आए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आ गए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनके लाश के अधजले टुकड़ों को सतलज नदी में फेंका और भाग गए। जहां गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनकी मृतक शरीर को टुकड़े एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेज के साथ साथ गांधी को इनकी मौत का जिम्मेवार समझने लगे। इस कारण जब गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडे का साथ गांधी जी का स्वागत किया। एक आध जगह पर गांधी जी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में साथ चल रहे पुलिस वालों ने उन्हें बचा लिया। जेल के दिनों उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि, जाति और धर्म के कारणों आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बंगला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। इनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और अवधिगन हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो जो दिशा निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका पूरा पालन किया। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा गया था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय उसे गोली से उड़ा दिया जाए। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान होगी और उन्होंने अपनी वह कसम पूरी कर दिखाई। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। भगत सिंह। क्या आप लोग कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया में इतनी बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतना ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गया था। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद।